नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ्य पुस्तक का अंतिम अध्याय है मैं क्यों लिखता हूँ। यह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का लिखा हुआ एक निबंध है। तत्कालीन समय में एक प्रश्न उठा था कि लेखक लिखते क्यों हैं। तो अपने लेखक अज्ञे जी ने इसके 2 कारण बताए। पहला कारण तो बताया ये कि मैं क्यों लिखता हूँ, ये मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ, और लिखे बिना इसका उत्तर मिलता नहीं, इसलिए मैं लिखता हूँ ताकि मैं ये समझ सकूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। एक कारण तो बताया, आगे 2 कारण फिर वो बताए। कुछ लोग लिखते हैं भीतर की व्यवस्था के कारण, अभ्यंतर यानी भीतरी अंदरूनी व्यवस्था के कारण लिखते हैं। कुछ लिखते हैं बाहरी व्यवस्था के कारण। बाहरी व्यवस्था को क्या बताया लेखक ने, संपादक का आग्रह बताया, प्रकाशक का तकाजा बताया, या फिर आर्थिक आवश्यकता के कारण कुछ लेखक के बाहरी दबाव से भी लिखते हैं। कुछ भीतर के मन दबाव से यानी अपने मन की व्यवस्था के कारण लिखते हैं, अपने मन की बातों को बाहर व्यक्त करने के लिए लिखते हैं, और कुछ बाहर के दबाव से लिखते हैं। अब लेखक आगे हमें उदाहरण के माध्यम से समझा रहा है कि वे क्यों लिखते हैं। तो लेखक ने हमें बताया कि लेखक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, अणु बम का क्या क्या दुष्प्रभाव होता है लेखक को इसके बारे में पूर्णतया पता है। फिर जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम का प्रयोग करके व्यापक विनाश किया गया, ये खबर भी लेखक ने पढ़ी, चित्र वगैरह भी देखे। लेकिन जो भीतर की व्यवस्था होती है जिसके कारण उन्हें लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा, वह व्यवस्था लेखक के मन में उत्पन्न नहीं हुई, और लेखक ने हिरोशिमा के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो बारीक बुद्धि से कुछ लेख वगैरह जरूर लिखे, लेकिन जो मन की व्यवस्था होती है उसके कारण नहीं लिखा। अब देखो आगे लेखक कहते हैं कि उन्हें एक बार जापान जाने का अवसर मिला। जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया, और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। मतलब परमाणु बम का प्रयोग किए हुए वर्षों हो गए, लेकिन उसके दुष्प्रभाव वर्षों बाद में देखने को मिले। आने वाली पीढ़ियों को में भी बम के दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, और अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, कम से कम कृतिकार के लिए, यानी जो कुछ कृतियाँ की रचना करता है। देखो एक तो नाम आया अनुभव, एक नाम आया अनुभूति। मैंने आपको उदाहरण दिया था एक पिछली क्लास में कि आप कहीं रास्ते पर जा रहे हो, आपने एक दुर्घटना देखी, दुर्घटना में घायल भी देखे, खून से लथपथ भी देखे, आपने वो सिर्फ अनुभव किया कि यहाँ पर दुर्घटना हो रही है, ये थोड़े दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन उसके दुख को यदि आप महसूस कर पा रहे हो तब ऐसा मानो कि आपने अनुभूति पैदा हुई है। आप ये समझो कि जो घायल पड़े हुए हैं उसके स्थान पर आपका भाई, आपका माताजी, आपकी बहन, आपका पिताजी हो सकता है, तब आपका जो दुख का अनुभव होगा उसका स्तर अलग ही होगा। इसका मतलब ये है कि आपने उनके दुख को अनुभूत किया है। तो लेखक का मानना है कि कृतिकार के लिए अनुभव से भी अधिक गहरी चीज अनुभूति है। अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। मतलब अनुभव तो किया कि दुर्घटना हो गई, जो घटना हो घटित हुई है ना, उसको तो आपने अनुभव कर लिया, देख लिया तो अनुभव कर लिया, हाँ हो गई। लेकिन अनुभूति क्या होती है, संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। कि आपने देखा कि आपने कल्पनाओं के सहारे ये महसूस किया कि वे व्यक्ति कितने अधिक दुख के में होंगे इस समय जब दुर्घटना हो रही है, उनके शरीर से जगह जगह से खून निकल रहा है, तो वे कितना दुख महसूस कर रहे हैं। यदि आपने संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लिया तो ऐसा मानो कि आपने अनुभूति प्राप्त कर ली है, जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वही अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। यानी जो घटित है वह अनुभव में नहीं आया है, लेकिन आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आता है, यानी वह अंदर से उसके दुख को महसूस कर लेता है, तभी लेखक मानता है कि वह उसे अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं,
क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। यानी देख तो लिया कि हाँ यहाँ पर ये दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल में यहाँ पर इलाज चल रहा है अभी भी, लेकिन जो दुख अंदर से अनुभूत होना चाहिए था वह नहीं हुआ, इसलिए कुछ भी नहीं लिखा। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय वहाँ कोई खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी। रुद्ध मतलब बंद हो गई हो, फंस गई हो। मान लो दीवार के पास खड़ा है, कोई पत्थर के पास खड़ा है और सामने से रेडियम धर्मी विकिरणें आई, तो वो तो सारी एक साथ आती हैं। तो जहाँ पर वो आदमी खड़ा था ना, तो वहाँ पर तो आदमी से टकरा गई, और आदमी नहीं था वहाँ पर पत्थर से टकरा गई। तो जहाँ पर पत्थर से टकराई वो पत्थर तो काला हो गया, और जहाँ पर वह आदमी ने उस रेडियम धर्मी विकिरणों को रोक लिया तो वहाँ पर थोड़ा उजला रह गया। तो मतलब आदमी का पूरा चित्र सा बन गया। तो किरणें उसमें रुद्ध हो गई, रुक गई थी, बंद हो गई, फंस गई थी। जो आसपास से आगे बढ़ गई उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। मतलब इतनी अधिक गर्मी पैदा हुई कि जहाँ पर जो आदमी था ना वह भी भाप बन करके उड़ गया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी मतलब दुर्घटना जैसे पत्थर पर लिखी गई हो। अब देखो ये एक चित्र है, यहाँ पर ये पूरा ये पत्थर है ये। अब ये आदमी का चित्र बना हुआ है। तो आगे से मान लो परमाणु बम का प्रयोग किया गया तो वह रेडियम धर्मी विकिरण निकली, तो जहाँ पर आदमी खड़ा था ना वहाँ पर तो आदमी का वो फंस गई और बाकी के पत्थर को उसने काला कर दिया। तो यहाँ पर लेखक ने उसके दुख को महसूस किया। आगे देखो, उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। प्रश्न पूछ सकते हैं लेखक को, थप्पड़ सा कब लगा और क्यों लगा? तो कब लगा? जब उन्होंने एक पत्थर पर एक आदमी की छाया को देखा। अब क्यों लगा? आगे देखो, अवाक यानी चुपचाप, इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा अचानक एक जलते हुए सूर्य सा उगाया और डूब गया। यानी उन्होंने अपने मन के भीतर एक जलते हुए सूर्य की कल्पना की, क्योंकि जब परमाणु बम का प्रयोग किया गया तो उसमें इतनी गर्मी थी जैसे कोई सूर्य उगाया हो। मैं कहूँ कि उस क्षण अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। तो उसने दुख को इस प्रकार महसूस किया जैसे लेखक को लगा कि मैं खुद भोक्ता हूँ। हिरोशिमा पे जो विस्फोट हुआ ना उसका भुक्तभोगी मैं खुद भी हूँ। यानी उस दर्द को महसूस लेखक ने किया, और इसी में से वह व्यवस्था जागी। कौन सी व्यवस्था? लेखन की व्यवस्था जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र में बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उसमें अपने को अलग कर सका, और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। ये कविता अच्छी है या बुरी इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। अनुभूति प्रसूत का मतलब है मैं अनुभूति से उत्पन्न हुई, पैदा हुई। यही मेरे निकट महत्व की बात है। तो लेखक ने स्पष्ट कर दिया है कि वे क्यों लिखते हैं, क्योंकि वे अपनी विवशता, भीतर की विवशता को बाहर लाने के लिए लिखते हैं। लेखक ने हिरोशिमा के बारे में पहले भी बहुत पढ़ा, देख भी लिया अस्पताल जाकर के, लेकिन उस पत्थर पर उस आदमी की छाया को देखकर लेखक ने अपने आप को उस हिरोशिमा के परमाणु बम का भुक्तभोगी माना, समझा, दर्द को महसूस किया, और उस दर्द को महसूस करने से उनके मन में व्यवस्था जागी और संवेदना पैदा हुई, और उन्हीं संवेदना को बाहर लाने के लिए लेखक ने हिरोशिमा पर एक कविता रचना की, जो अपने पाठ्य पुस्तक के इसके अंत में दे भी रखी है, प्रश्नों के बाद में। ये हिरोशिमा कविता है ये। एक दिन से ऐसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक में। तो जहाँ पर वो परमाणु बम का विस्फोट हुआ ना उसमें इतनी रोशनी पैदा हुई थी, इतनी गर्मी पैदा हुई थी जैसे कोई सूरज निकल आया हो। तो यहाँ पर वो परमाणु बम को सूरज कहा गया है यहाँ पर। तो ये कविता आप पढ़ना, आगे देखना आगे आपको कैसी कविता लगती है। ये लेखक ने हिरोशिमा पर उस पत्थर पर मनुष्य की छाया को देख करके महसूस किया था। तो आज ये आपके प्रश्न उत्तर बच रहे हैं, पाठ आपका पूरा हो गया है। तो प्रश्न उत्तर आपको अगली कक्षा में भेज देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।